क्या किसी को पतंग उड़ाने पर जेल हो सकती है? क्या एरोप्लेन पतंग का ही विकसित रूप है? दुनिया की पहली पतंग कहाँ उड़ाई गई थी? दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह एक प्राउड पतंगबाज हैं या फिर ऐसे सवाल आपके दिमाग में कभी भी आए हैं, तो आज का वीडियो खास आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान थिएटर में। और आज आपको मिलेंगे आपके इन्हीं सवालों के जवाब, क्योंकि आज हम बात करेंगे पतंग से जुड़े 5 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आज हम एक बोनस पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, जिसे जानकर आपको अपने पतंगबाज होने पर गर्व होने लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक जरूर जुड़े रहिएगा। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी रोचक जानकारी घर बैठे पाने के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहली पतंग कहां और कैसे बनी थी, इसका इतिहास तो आज दुनिया में नहीं पाया जाता, मगर कुछ लोगों द्वारा ये माना जाता है कि दुनिया की पहली पतंग चाइना में बनाई गई थी और ये पेड़ से तोड़े गए हरे पत्तों और छोटे बांस के डंडों से बनी थी। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि एक चीनी आदमी ने डोर के साथ हवा में अपनी टोपी को उड़ाया था और वहीं से उसको पतंग के आविष्कार का आइडिया मिला था। ये आविष्कार आज से 1500 साल पहले यानी कि 6th सेंचुरी में हुआ था और उस समय से ही यह दुनिया भर में लोकप्रिय है। चाइना में पुराने समय में पतंगबाजी को एक मेडिटेशन प्रोसेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इससे मानसिक तनाव काफी कम हो जाता था। मिंग डायनेस्टी के दौरान पतंगबाजी का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया, जब इसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मौसम विज्ञान और ऊंचाई नापने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाने लगा। दोस्तों, मॉडर्न साइंस में पतंग का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार रहा है। 18वीं और 19वीं सदी में काफ़ी बड़े बड़े साइंस एक्सपेरिमेंट्स में सफलता पाने में पतंग ने अहम भूमिका निभाई है। 18वीं सदी के मध्य में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया फेमस की एक्सपेरिमेंट तो आपने सुना ही होगा, जिसमें फ्रैंकलिन ने बादलों के बीच कड़कती बिजली के बारे में जानने के लिए एक चाबी को पतंग से बांधकर उड़ाया था। दुनिया में पहला एरोप्लेन बनने के पीछे भी पतंग का काफ़ी बड़ा योगदान था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एरोप्लेन दरअसल पतंग का ही विकसित रूप है, क्योंकि पहला एरोप्लेन बनने से पहले राइट ब्रदर्स ने पतंग के माध्यम से ही एक्सपेरिमेंट कर एरोडायनामिक्स को समझा था और फिर पतंग में ही धीरे धीरे सुधार करते करते वो एरोप्लेन के फाइनल मॉडल तक पहुँचे थे। 20वीं सदी में तो पतंग का इस्तेमाल एरियल फोटोग्राफी तक के लिए होने लगा था, यानी कि आज जो काम दुनिया ड्रोन के माध्यम से करती है वो काम हमारी पतंग 100 साल पहले करके छोड़ चुकी है। आज 21वीं सदी में पतंग ने इन सभी चीज़ों से रिटायरमेंट ले लिया है और आज इसको सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए उड़ाया जाता है। दोस्तों, आपने मकर संक्रांति और बसंत पंचमी पे दुकानों में बड़ी बड़ी पतंगे तो देखी ही होंगी, मगर क्या आप जानते हैं कि आज तक दुनिया में उड़ने वाली सबसे बड़ी पतंग का साइज़ क्या था? दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी पतंग के बारे में जानकर आप काफ़ी चौंक जाएंगे, क्योंकि इसका साइज़ लगभग 1000 मीटर स्क्वायर था और ये 25 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी थी। अगर आप अभी भी इसके साइज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि ये एक 10 मंजिला इमारत के बराबर थी और ये विशालकाय पतंग 15 फरवरी 2005 में कुवैत के हाला फेस्टिवल में उड़ाई गई थी। दोस्तों, जितना आश्चर्य आपको सबसे बड़ी पतंग के बारे में जान के हुआ है, उतना ही आश्चर्य आपको एक डोर से उड़ने वाली सर्वाधिक पतंगों के नंबर को जानकर भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर हम एक डोर से एक ही पतंग उड़ाते हैं, मगर जापान का एक इंसान ऐसा भी है जिसने एक डोर से एक साथ 15,500 पतंगे उड़ा के रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। दोस्तों, हालांकि आज पतंग कोई भी कभी भी बिना रोक टोक के उड़ा सकता है और अपना मनोरंजन कर सकता है, मगर इतिहास में कुछ ऐसे भी समय रहे हैं जब पतंग उड़ाने पर लोगों को सजाएं दी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, सन 1760 में जापान में पतंगों पर बैन लगा दिया गया था और पतंग उड़ाने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। ये बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि उस समय जापानी लोग पतंगबाजी के इतने ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे कि अपने काम धंधे भी छोड़ दिया करते थे, जिसके कारण जापान की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता था। सन 1960 और 70 के दशक में चाइना में भी कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोई भी इंसान इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता था तो उसको 3 साल तक की जेल का दंड झेलना पड़ता था। दोस्तों, हालांकि साइंस और इंजीनियरिंग में पतंग का इस्तेमाल दुनिया भर में होता रहा है, लेकिन एक खेल के रूप में पिछले कुछ समय में पतंगबाजी ने काफ़ी रफ्तार पकड़ी है।
एशियन देशों में तो पतंगबाजी हमेशा से ही लोकप्रिय रही है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोप और अमेरिका में भी पतंग की बिक्री में इजाफा होता दिखा है। भारत में तो आप जानते ही हैं कि पतंग से जुड़े कई त्योहार हम लोग मनाते हैं, मगर दुनिया भर के बाकी देशों में भी पतंगबाजी के लिए वार्षिक उत्सव का चलन शुरू हो गया है। और पतंगबाजी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते खेलों में से एक है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था, अब वक्त है उस बोनस पॉइंट के बारे में बात करने का। दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा कि दुनिया के कई क्षेत्रों में विंड एनर्जी यानी कि हवा से बिजली बनाई जाती है। आमतौर पर विंड एनर्जी से बिजली बनाने के लिए विंड टर्बाइंस इस्तेमाल होते हैं, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में सामने निकल कर आया है कि अगर पतंग के जरिए ये काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम विंड एनर्जी को काम में ला सकते हैं। आज कई बड़े इंस्टीट्यूट्स में पतंग के माध्यम से विंड एनर्जी से बिजली बनाने की रिसर्च की जा रही है, और कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि अगर ये आइडिया सही ढंग से काम कर गया तो पतंग हमेशा की तरह एक बार फिर से दुनिया में बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा है कि आज के वीडियो से आपको पतंगबाजी से जुड़ी काफ़ी हैरान कर देने वाली बातें जानने को मिली होंगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने पतंगबाज दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे रोचक वीडियोस आप तक पहुंचाने का प्रोत्साहन हमको मिलता रहे। धन्यवाद।